Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover NCLT and NCLAT. Okay, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि NCLT एंड NCLAT ये होते क्या हैं. तो सपोज़ कीजिए एक कंपनी है. ओके, इन कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, या कंपनी का किसी गवर्नमेंट के साथ फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट हो जाता है. तो उस केस में कंपनी जनरली कोर्ट के पास तो जा सकती थी पहले. ओके, बट उसके बाद क्या हुआ, कंपनीज का जो मतलब इंडिया में जो कंपनीज़ है वो काफ़ी सारी इनकॉर्पोरेट होने लग गई एकदम से, एंड OPC का कंसेप्ट आ गया. तो 1% कंपनी भी काफ़ी सारे लोग ओपन करने लग गए. तो उस केस में क्या हुआ, कंपनी लॉ के केसेस डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए NCLT एंड NCLAT को बनाया. ओके, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ NCLT एंड NCLAT. तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NCLT के बारे में. तो NCLT के पास जाएगा कोई भी पर्सन कब, जब दो कंपनी का डिस्प्यूट होगा, या फिर कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ का डिस्प्यूट होगा, या फिर कंपनी और गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होगा, या किसी के साथ भी कंपनी का डिस्प्यूट होगा. देन वो पर्सन या फिर कंपनी कहाँ जाएगी, NCLT के पास. ओके, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास. बट जो डिसीजन लेगी NCLT, यानी जो भी डिस्प्यूट हुआ एंड केस यहाँ पे गया, बट केस में जो डिसीजन लिया जाएगा वो ये लेगी कंपनी. तो दो पार्टी है सपोज़, तो एक पार्टी के फेवर में अगर डिसीजन जाता है एंड दूसरी पार्टी को लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, देन उस पार्टी को क्या कहा जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी. ओके, तो एग्रीव्ड पार्टी अगर लगता है उसे कि डिसीजन सही नहीं है, देन वो जा सकती है NCLAT के पास, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. ओके, और अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे भी जो कंपनी यानी यहाँ पे भी जो NCLAT ने डिसीजन लिया वो भी एग्रीव्ड पार्टी को सही नहीं लगा. देन वो एग्रीव्ड पार्टी किसको अप्रोच करेगी, सुप्रीम कोर्ट को. ओके, और वो कब होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी ब्रीफ में एक बार चैप्टर का ओवरव्यू समझ लेते हैं. ओके, एंड अब ये जो प्रोसेस है, अब NCLT में जो डिसीजन लिया गया उसके बाद एग्रीड पार्टी कब तक जा सकती है NCLAT के पास, 45 डेज़ के अंदर. बट एक्सटेंशन इज़ अवेलेबल फॉर अनदर 45 डेज़. ओके, यानी जनरल रूल क्या है 45 डेज़, बट एक्सटेंशन वो ले सकती है. अगर जेन्युइन केस है तो NCLAT एक्सटेंशन दे देगी, अगर जेन्युइन केस है तो 45 डेज़ का. और अगर यहाँ नेक्स्ट इज़ अगर NCLAT के भी हमें डिसीजन सही नहीं लग रहे, हमें लग रहा है कि सही नहीं हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, देन हम किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास. ओके, तो उसमें हमें टाइम पीरियड मिलेगा 60 डेज़ प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज़ एक्स्ट्रा. ओके, तो NCLAT का जैसे डिसीजन आएगा 60 डेज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. एंड अगर नहीं जा पाए कि कोई जेन्युइन रीज़न है, देन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 60 डेज़ यानी फर्दर 60 डेज़ का एक्सटेंशन ले सकते हैं. कि जो केस जाता है इनके पास, इन दोनों में से किसी के पास भी जो केस जाते हैं उनमें डिसीजन जो है वो विदिन 3 मंथ्स लेने पड़ते हैं. ओके, यानी केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, यानी ख़त्म करना पड़ेगा, या डिसीजन लेना पड़ेगा कब तक, विदिन 3 मंथ्स. ओके, बट एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अनदर 3 मंथ. टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे 90 डेज़ लिखा हुआ है, बट अभी के लिए समझने के लिए 3 मंथ्स रखते हैं. ओके, तो 3 महीने मिलेंगे डिसीजन लेने के लिए. बट अगर डिसीजन किसी कारण नहीं लिया जाता है, देन रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे एंड एक्सटेंशन मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स का. ओके, और इनमें केस हम NCLT या NCLAT को सॉल्व करना पड़ेगा. अब ये जो NCLT है ये किसको रिप्लेस करके बनाई गई है, बिकॉज पहले क्या बॉडीज़ हुआ करती थी वो देख लेते हैं. तो पहले हुआ करता था कंपनी लॉ बोर्ड, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन विल हैव जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स. ओके, तो इन सब को रिप्लेस करके क्या बनाया गया, NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ओके, अब बात करते हैं कि NCLT है क्या, कोर्ट है या नहीं है. ओके, तो NCLT जो है वो कोर्ट तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज ये कासी जुडिशियल बॉडी है. इसका मतलब है कि ये जो डिसीजन लेगी वो कोर्ट के बराबर ही होंगे, बट ये कोर्ट नहीं है. ओके,
डिसीजन जो भी ये लेगी वो सबको मानने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसको हम काशी जुडिशियल बॉडी कहेंगे। ओके, NCLT is a Kasi judicial body that adjudicates matters pertaining to companies in India। ओके, यानी जो भी मैटर्स होते हैं वो ये रिजॉल्व करती है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कंपनीज और बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज और बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंपनीज। ओके, तो ये NCLT के ऊपर रहता है। ओके, और डिसीजन ये लेगी वो सबको मानना पड़ेगा, जैसे कोर्ट का मानते हैं, बट ये कोर्ट नहीं है, ये काशी जुडिशियल बॉडी है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स हैं एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी। जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी लगे उतने जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। अब एक बात बता देता हूँ कि इसके जो बेसिक पॉइंट्स है कि कौन कौन जुडिशियल मेंबर्स बन सकता है, कौन कौन टेक्निकल मेंबर्स बन सकता है, तो ये सारे बेसिक्स हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे बेसिक पॉइंट्स एंड बीच में एक कुछ इम्पोर्टेंट मतलब सेक्शन आएंगे, वो सारे इसमें कवर करेंगे और बाकी सारे सेक्शंस उस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, बिकॉज 4 मार्क्स का ही चैप्टर है तो इसमें कुछ इतना है नहीं, राइट। तो बेसिक्स जो है आप देख लेना कि जुडिशियल मेंबर कौन कौन बन सकते हैं, कौन कौन टेक्निकल मेंबर्स बन सकते हैं। ओके, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ to exercise and discharge such powers and functions as conferred on it by or under this act or any other law for time being in force। ओके, यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो डिस्चार्ज कर सकते हैं पावर्स एंड फंक्शंस जो भी उनको मिले हैं अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके, एंड एनी एग्रीव्ड पर्सन अगर है, जो मतलब NCLT का जो डिसीजन लिया गया उससे जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो कहाँ जाएगा, सीधा NCLAT के पास। ओके, सीधा अपील करेगा नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब बात करते हैं, ये तो था NCLT के बारे में, अब करते हैं बात NCLAT के बारे में। तो NCLAT जो है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन अपीलेट ट्रिब्यूनल को, जिसका नाम होगा क्या, NCLAT, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, जो जिसमें कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और सच वो सेम टू सेम चीज़ वही जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड टेक्निकल मेंबर्स होंगे, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे। ओके, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह चेयरपर्सन है, NCLT में क्या था, प्रेसिडेंट था, यहाँ पे है चेयरपर्सन एंड जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। ओके, वहाँ था प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स। ओके, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। तो एक डिफरेंस अभी तक हमको पता चला कि यहाँ पे चेयरपर्सन है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है। ओके, तो अब ये होते क्या है, ये दे रखा है सेक्शन 407 में डेफिनेशंस दे रखी है चेयरपर्सन की, जुडिशियल मेंबर की। तो चेयरपर्सन की डेफिनेशन होती है जो चेयरपर्सन होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल में। ओके, दैट्स इज द स्मॉल डेफिनेशन। नेक्स्ट, जुडिशियल मेंबर जो है उसने, जुडिशियल मेंबर कौन होगा, मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया गया है एज सच एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस में भी। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चेयरपर्सन है एंड जो प्रेसिडेंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मतलब जो मेंबर होंगे जुडिशियल एंड टेक्निकल वो तो होंगे ही, बट जो चेयरपर्सन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया एज द केस में भी, चेयरपर्सन किसके केस में हो गया, NCLAT के केस में, एंड प्रेसिडेंट हो गया NCLT के केस में। तो दोनों ही केस में दोनों को ही जुडिशियल मेंबर कंसिडर करेंगे। ओके, नॉट टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर कंसिडर करना पड़ेगा इन दोनों को भी। चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट तो है ही, बट साथ ही साथ जुडिशियल मेंबर भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड मेंबर जो है उसका मतलब भी दे रखा है, वेदर जुडिशियल और टेक्निकल ऑफ द ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल डेट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस में भी। ओके, जुडिशियल मेंबर भी कहेंगे उनको, मेंबर भी कहेंगे किस किस को, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स को, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन को। एंड प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, सिंपल सी डेफिनेशन। टेक्निकल मेंबर कौन होंगे, एनी मेंबर, अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड हुआ है एज सच। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं सीधा 420 जो इसमें दे रखा है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले दे रखा है कि जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का, देने से पहले क्या करना पड़ेगा,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। जो भी पर्सन गिल्टी है या फिर गिल्टी वो डिसीजन उसके अगेंस्ट में जाने वाला है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, यानी उसको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या अपनी सफाई देना चाहता है। ओके, एंड ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम यानी विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, अगर उसको लगता है कि कोई गलती हो गई है या फिर कुछ भी ऐसी मिस्टेक हो गई है जो साफ दिख रही है, ओके, अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट, रेक्टिफाई कर सकता है कब तक, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ओके, एंड मेक सच अमेंडमेंट इफ़ द मिस्टेक इज़ ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द पार्टीज़। ओके, यानी पार्टीज़ को कुछ पता चल गया कि ये डिसीजन जो है वो गलती से लिया गया है या फिर साफ दिख रहा है कि ये जो है ऑर्डर एक मिस्टेक है, देन विद इन 2 years क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्डर को अमेंड करना पड़ेगा। ओके, बट अगर पार्टीज़ ने क्या किया है, अपील कर दी है कहाँ पे, NCLAT को, देन उस केस में अमेंड नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल। ओके, यहाँ पे मैं ट्रिब्यूनल मतलब NCLT की बात कर रहा हूँ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब NCLAT की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगर अपील हो चुकी है आगे, देन अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इज सेंड करनी पड़ेगी कॉपी किसको, पार्टीज कंसर्न को। ओके, यानी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सेंड करेगा एवरी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न, जितनी भी पार्टीज कंसर्न है, हो सकता है 3 के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है 5 के बीच में, या फिर हो सकता है कई सारी कंपनीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो, तो जो भी पार्टीज कंसर्न है उनको क्या कर देगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर सेंड कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 421 की, जिसमें दे रखा है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ओके, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, तो अब इसमें दे रखा है कि अपील आगे, यानी पहले NCLT ने ऑर्डर दिया, अब उसके अग्रीव पार्टी अगर है कोई, उसको सही नहीं लगा वो डिसीजन, देन वो अपील करेगी किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल को। ओके, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो प्रेफर करेगा क्या, एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड व्हेन ऑर्डर मेड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, देन नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। व्हाई, बिकॉज आज मेरे और किसी और के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है। ओके, वैसे तो कंपनी के बीच का केस है, बट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, मेरे और बीच में किसी का मतलब दोनों का डिस्प्यूट होता है। ओके, देन उस केस में अगर हमारा झगड़ा हो रहा है एंड मैं किसी पर्सन के पास जाता हूँ, ओके, जो मेरे से बड़ी अथॉरिटी का है, एंड मैं उसको बोलता हूँ कि हमारा ये झगड़ा हो गया है, तो वो क्या करता है, झगड़ा सुलझाता है एंड दोनों की कंसेंट लेता है कि ये सिचुएशन बैठ रही है, ये सेटलमेंट कर लो तुम दोनों और झगड़ा सॉल्व कर दो। बट हम दोनों ने कंसेंट दे दी, तो उसके बाद कहे कि अपील, यानी उसके बाद मैं थोड़ी अपील करूँगा कि ये वापस से वही चीज़ थोड़ी अपील करने वाला हूँ मैं, राइट। तो वही केस है कि जब ऑर्डर जो है वो पास किया गया है बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, देन नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। ओके, कंसेंट दोनों पार्टीज का लेके डिसीजन लिया गया है, देन काहे का अपील, राइट। एंड पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील, यानी पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील कब तक, ये हमने पढ़ लिया है वैसे ही, 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज़ अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव। यानी जैसे ही वो NCLT डिसीजन लेगा एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर किसको सेंड करेगा, पार्टीज़ कंसर्न, तो वो पार्टीज़ कंसर्न जो है वो डिसीजन पढ़ेगी एंड वो उसको अगर लग रहा है कि एग्रीड पर्सन है वो उससे मतलब डिसीजन जो है वो सही नहीं लिया गया है, देन वो पर्सन क्या करेगा, फाइल करेगा अपील किसको, NCLAT को। प्रोवाइडेड अपीलेट ट्रिब्यूनल एंटरटेन करे वो नहीं करे उसकी मर्जी है, कि वो नेक्स्ट 45 days का जो एक्सटेंशन था वो NCLAT की मर्जी है। उसको लग रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि अपीलेंट जो है वो प्रिवेंट किया गया था या फिर प्रिवेंट हो चुका था बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन दैट पीरियड, यानी वो कर नहीं पा रहा था अपील, या फिर उसको किसी ने रोका था, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वो नहीं कर पा रहा था वो अपील। ओके, कोई भी सफिशिएंट कॉज है, देन 45 days का अगेन एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी पहले 45, नेक्स्ट 45, टोटल 90। ओके, एंड फिर पास कर देगा वो ऑर्डर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी ऑर्डर के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही है। एंड नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल को भेजना पड़ेगा, एंड ऑल्सो पार्टीज़ टू अपील, जिस पार्टी ने अपील की और जिसका भी केस चल रहा है दोनों पार्टीज़ का, उनको भेजना पड़ेगा, एंड ट्रिब्यूनल को भी भेजना पड़ेगा क्या, कॉपी ऑफ ऑर्डर।
नेक्स्ट इज सेक्शन 422 जिसमें दे रखा है एक्सपेडिशियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें सीधी सीधी बात दे रखी है, स्पीडी डिस्पोजल होगा, यानी कितना 3 महीने का टाइम मिलेगा। अगर और ज़्यादा टाइम चाहिए देन रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फॉर डिले, यानी डिले क्यों हुआ है इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें इन राइटिंग। एंड फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी NCLT एंड NCLAT को दोनों को अब पहले क्या करना है, विद इन 3 मंथ्स डिसीजन लेना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा क्या, केस, राइट। जो भी केस आएगा इनके पास उसको विद इन 3 मंथ्स निपटाना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर उनको टाइम चाहिए, वो केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एंड फर्दर 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 423 जिसमें दे रखा है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि NCLAT की डिसीजन से भी अगर सही उनको लगता है, जो पार्टीज़ होती है कि सही नहीं है डिसीजन, देन कोई भी जो एग्रीव पार्टी है वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 60 डेज़। अगर 60 डेज़ में नहीं जा पाई एंड सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, देन 60 डेज़ मोर एक्सटेंशन मिल सकता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट इज़ 424 जिसमें दे रखा है प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल जो है वो रेगुलेट करेगा देयर ओन प्रोसीजर बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। ओके, बट अगर वो चाहे तो इसको फॉलो कर सकता है, बट इसके अलावा और ये भी फॉलो कर सकता है। ओके, यानी उसकी मर्ज़ी है, ये उस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसके अंदर ही इसको फॉलो करके नहीं रहना है। ओके, अगर ये चाहे तो इसको फॉलो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करे, या फिर कोई और एक्ट के अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन तीनों को फॉलो कर सकता है, इसको भी फॉलो कर सकता है, बट देयर इज़ नो कंपल्शन एक्चुअली। ओके, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी फॉलो करके डिसीजन ले सकता है ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। और राइट जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे जैसे सिविल कोर्ट के राइट होते हैं। ओके, वो समन कराना, यानी किसी को बुलाना, एनफोर्स कराना, अटेंडेंस, डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट, एंड ऑल्सो ये प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमने पढ़ा नहीं है, जो उसमें जो भी पब्लिक रिकॉर्ड है या फिर डॉक्यूमेंट है या फिर कॉपी है ऑफ सच रिकॉर्ड, वो भी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, इशू कर सकता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन, यानी विटनेस जो भी है उसको एग्जामिन करने के लिए कोई भी कमीशन बिठा सकता है। एंड डिसमिस कर सकता है रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफ़ॉल्ट। ओके, कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिसमिस कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, एनी अदर मैटर विच में भी प्रेस्क्राइब। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, बट फिर भी देख लेना एक बार। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स ये वैसी रहेगी जैसा इंडियन पेनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, इनमें जैसी दे रखी है वैसी ही नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स रहेगी। नेक्स्ट इज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, यानी कोर्ट का जो डिसीजन है उसको इग्नोर करता है या फिर उसकी इंसल्ट करता है, देन कोर्ट के पास पावर है टू पनिश। ओके, तो वैसी ही पावर ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल को भी मिली है। ओके, दिस इज सेक्शन 425। नेक्स्ट इज 426 जिसमें सिंपल सी बात दे रखी है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, यानी जो ट्रिब्यूनल है, एपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो पास कर सकता है क्या, बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ़ एनी, स्पेसिफाई कर सकता है इन द ऑर्डर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को या एम्प्लॉयज़ को पावर डेलीगेट कर सकता है, बट ऑथराइज्ड होनी चाहिए बाय इट। ओके, टू इंक्वायर any matter connected with the proceedings or as the case may be. Okay, next is protection of action taken in good faith, यानी कोई भी एक्शन लेता है ये अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रेसिडेंट, मेंबर, अदर एम्प्लॉय या फिर चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर और अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रिब्यूनल, लिक्विडेटर जो कि ऑथराइज किया गया है बाय द ट्रिब्यूनल, तो इन गुड फेथ अगर वो करता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट, देन उस पर हम कोई केस नहीं कर सकते। ओके, यानी कोई भी लॉस और डैमेज होता है कॉस्ट लाइकली टू बी कॉस्ट बाय एनी एक्ट विच इज़ गुड फेथ, यानी जो डिसीजंस लिए गए वो गुड फेथ में लिए गए, देन
हम उस पर क्या नहीं कर सकते, केस वगैरह नहीं कर सकते, उससे कोई भी डैमेज होता है तो। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 429 जिसमें दे रखा है पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। ओके, यानी इसमें क्या है ना, ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट कर सकता है इन राइटिंग इन सब लोगों को किस चीज़ के लिए, टू टेक पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, बुक्स, अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, कॉज द सेम टू बी एंट्रस्टेड टू द ट्रिब्यूनल और अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट। ओके, इसमें सिंपल सा ये कह रखा है कि ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो इनसे क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स ले सकता है जो इन्होंने क्या कर दिए थे, अपनी कस्टडी में ले लिए थे। ओके, या फिर ऐसा भी कर सकता है ट्रिब्यूनल, अगर फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर सिटी में, ओके, और वो सिटी काफ़ी दूर है, देन जब तक ट्रिब्यूनल का कोई ऑफिसर जाएगा या फिर कुछ भी एम्प्लॉय वगैरह किसी को भी भेजेगा, उससे पहले वो पर्सन भाग न जाए, तो उसी के लिए इसको रखा गया है। यानी ये सब मेंबर्स जो भी है इनमें से किसी को भी पावर है कि वो कस्टडी में ले सकता है। ओके, तो ट्रिब्यूनल इनको कहेगा कि इनकी कस्टडी में ले लो जी ये प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, देन बाद में ट्रिब्यूनल उनसे ले लेगा। ओके, सिंपल सा प्रोविज़न है 429। नेक्स्ट इसमें और भी बातें दे रखी है। नेक्स्ट इज़ अगर चीफ मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई भी एक्शन ले सकता है या फिर सच स्टेप ले सकता है एंड यूज़ ऑफ और कॉज टू बी यूज्ड सच वे इन हिज ओपिनियन बी नेसेसरी। यानी इन सब लोगों को अगर कुछ भी लगे कि उनको ठीक लग रहा है कि ये स्टेप लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, देन वो ले सकते हैं। नो एक्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डन इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। ओके, यानी इन पे हम सवाल नहीं उठा सकते कुल मिला के, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 430 जिसमें दे रखा है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, यानी सिविल कोर्ट जो है वो इन मैटर्स में अपना कोई भी चीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो मैटर्स है वो ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है एंड उसके पास ही राइट है, वो ही चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स है वही करेंगे। सिविल कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज सेक्शन 430 जिसमें दे रखा है वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स। यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल में कोई भी वैकेंसी हो जाती है, जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो चल रही थी और वो बीच में ही रुक गई, बट उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ओके, पहले के जो भी प्रोसीडिंग्स थे उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। सिंपल यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 432 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें क्या है, अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स अपील कर सकती है बिफोर द ट्रिब्यूनल और द एपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी। वो क्या कर सकती है, अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर लीगल प्रैक्टिशनर या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनेगा किसका, कंपनी का, या फिर कोई जो भी पर्सन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी हम भेज सकते हैं, खुद आना जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 433 में सिंपल सा दे रखा है जो प्रोविजंस है लिमिटेशन एक्ट के वो अप्लाई होंगे किसके ऊपर, ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी। सिंपल।